वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब अननोन एंगल की वैल्यू जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और उसके बाद हमने डिस्कस किया there are total 3 types of solution of trigonometric equation. जनरल सॉल्यूशन, आप उस 3 टाइप में से पहला जो टाइप है जनरल सॉल्यूशन, वो जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़ा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की कंप्लीट वैल्यू का जो सेट है वो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और जनरल सॉल्यूशन को भी हमने 3 सब कैटेगरी में पढ़ा है। एक तो जब राइट हैंड साइड में 0 होता था, फिर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इस टाइप की कैटेगरी थी। और तीसरा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। और आपने कुछ 2 दिन इस पर सवाल बनाए हैं जनरल सॉल्यूशन पर। तो इतनी बातें अभी तक हमने डिस्कस करी हैं। इतना थ्योरी में आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है सांगा, लवकर सांगा जरा। कोई सर डाउट? मेरा डाउट नहीं है सर, लेकिन उसके क्वेश्चंस बनते नहीं मुझसे। कोई डाउट नहीं है सर। ओके, वेरी गुड। कोई कुछ साहिल बोल रहा था क्या डाउट नहीं है और कुछ क्या ये और वो? सर बनते नहीं उसके क्वेश्चंस मुझसे। अब मैं तो अभी शुरुआत किया है ना, शुरुआत में तुमको सब बनने लगेगा तो हमारी क्या जरूरत पड़ेगी तुमको? फिर तुम हमको कुछ समझोगे ही नहीं। बोला अरे हाँ ना सर, हम सब कर नहीं ना लेते हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो ठीक। क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस से बनते हैं। देखिए, JEE, इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है जेई का। ठीक है, तो इतने इजी सवाल भी नहीं मिलेंगे आपको कि आप 2 दिन थ्योरी पढ़ो और सारे क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, यदि आप हर क्वेश्चन लगा ले जा रहे हो तो इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हो। बिल्कुल ध्यान में रख लेना आप, ये अच्छा लेवल है और जेई का, और आप बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और बिल्कुल बच्चा यदि IIT से पास आउट है, मैंने अभी तक नहीं देखा और आप भी कभी भी नहीं सुनोगे कि वो बच्चा घर में बैठा हुआ, उसके पास जॉब नहीं है। इतने गट्स डेवलप हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो अपना बहुत अच्छा कर लेगा। जिस सोसाइटी में वो रहता है, उस सोसाइटी में इज्जत की नज़र से देखा जाता है एक IITian को। ठीक है, तो मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं मेरे आसपास, मेरे खुद के रिलेशंस में। मतलब 2.5 CR पैकेज वो छोड़ के ये बंदा 2 साल नौकरी किया है बेंगलोर में कंपनी में, उसके बाद वो छोड़ दिया और अब IAS का तैयारी करता है। बताइए, इतना रिस्क ले लेता है इंसान। लगाया नौकरी, अच्छा खासा पैकेज, और उसके बाद जो है जॉब को लात मार दी, अब IAS का तैयारी। तो इतना गट्स डेवलप कर लेता है। तो देखिए, करने को बहुत कुछ है, आप पूरी लगन से करो। आप बहुत सही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी भी इससे पीछे मन मत हटाना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लास्ट में जाके कुछ नहीं आता आपके हाथ में, बैंकिंग है, रेलवे की नौकरियां हैं, जितने भी सारे एग्जाम है सारे ऑब्जेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स आपको आएगी और ये जरूर काम आपको देगी। NDA का एग्जाम हो गया, यही पूरा सिलेबस है, हर जगह पर सिलेबस यही है। फिर क्यों पीछे हटना, एकदम लगे रहो। मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब नेगेटिविटी है, सब निकाल दो ख्याल से।
दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको उसको समय देना पड़ेगा और आप अपना डेडिकेशन दिखा दो, सारी चीजें आपके हाथ में आ जाए। लगे रहना पड़ेगा, लगे 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 आ ही जाएगा भाई। एक दिन वो आएगा, अभी तो आपने स्टार्ट किया ना, 2 साल है अभी आपके पास। एक दिन वो आएगा कि अभी आप 10 में से 2 क्वेश्चन बना पा रहे हो, 10 में से एक ही क्वेश्चन लगा पा रहे हो। वो समय भी आएगा जब 10 में से 6-7 क्वेश्चन आप लगा देना भाई। जिस दिन आपने 6-7 क्वेश्चन लगा लिया ना, उस दिन आईआईटी में आपकी सीट पक्की है, क्योंकि 60% रिजल्ट आईआईटी में बहुत होता है। यदि आप 60% पेपर बना ले जाते हो तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे आईआईटी में। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल निराश हताश ना हो, शुरुआत है। आपकी उम्र में ही बच्चे ये सब काम करते हैं, आपकी उम्र के ही बच्चे ये एग्जाम में AIR 1 लाते हैं। ठीक है, खुदा ने उनको कुछ अलग से आशीर्वाद नहीं दे रखा है भाई, उनका डेडिकेशन है। वो 18 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे तो स्टडी 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 करते रहे। जिस दिन आप दिखा दोगे कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप पे ना बने, ठीक है, तो अंदर पॉजिटिविटी लाइए अपनी, पॉजिटिव हो जाइए अंदर से बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हार मानने की जरूरत नहीं है, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, जीत जरूर जाओ। अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा था वो मैंने थोड़ा सा एक आइडिया आपको दिया। आज की क्लास में हम कुछ उसमें नए टॉपिक ऐड कर रहे हैं। अभी तक अपन ने जनरल सॉल्यूशन इसमें डिस्कस किया कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके अपन ने पढ़ा। और नाउ हियर वी डिस्कस some more topics. We add some more topics in this theory. Trigonometric equation and their solutions कैटेगरी में हम कुछ बातें अब आपको इसमें नई ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करिएगा समझने का, उस पर बेस फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई डाउट है, किसी के मन में कोई सवाल है तो भी पूछ सकते No doubt, sir. हैं। ओके, ईशान कुरैशी एंटर कर रहे हैं, एंटर करा लेते हैं। मुरसलिन पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुरसलिन, आवाज आ रहा है मेरा? अरे मुरसलिन क्या चालू करके चला गया क्या? यस सर। क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर कुछ कहना चाहते हैं मुरसलिन? कुछ नहीं जी, नहीं। चलिए, सेजल लोखंडे जो अभी तक पढ़ा वो समझ गया सब, कोई डाउट तो नहीं है? सेजल बोलो, तुम्हारी वॉइस नहीं आई मेरे को। सेजल लोखंडे एक बार और ट्राई करें। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही आप। कोई नहीं है डाउट। ओके, यामिनी तुमको समझ रहा है? Yes, sir. चलिए, वंशिका बेटा आपको कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए, तो मूविंग ऑन टू अवर थ्योरी। आगे सारे बच्चे, आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि भाई जो टाइमिंग दें उस पर एंटर कर दिया करो प्लीज। मैं जो टाइमिंग डालता हूँ 11:25, अभी देखिए 11:25 से 11:45 ऑलमोस्ट हो गया है और बच्चे अभी तक एंटर किए। तो आप जितना जल्दी एंटर करेंगे अपना क्लास उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए खैर, कोई ना, आगे से ध्यान रखें। तो मूविंग ऑन टू दी अवर नेक्स्ट टॉपिक, और
ये है कि अब आपने सॉल्यूशन ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का करना है। सॉल्यूशन ये लिखा है सॉल्यूशन व्हेन two trigonometric equations are given. तो जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ देंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वी सॉल्व व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन? एक साथ दो, यदि आपको अभी तक एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाता था, बट यदि अब आपको एक साथ दो दे दें तो हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसका थोड़ी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने करना क्या है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा which satisfy the following Sir, let me comment here. okay trigonometric equations. Following trigonometric equations. वो आपको दिया है, सपोज sin theta is equals to 1/2 और cos theta is equals to -2 theta. मान लो ये क्वेश्चन, तो हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ, अब देखिए दो दो आ गए आप। So now चलिए so when two trigonometric equation, देखिए दो दो दिए, अभी तक अपन को दिया होता था केवल sin थीटा बराबर 1/2 या फिर केवल cos थीटा इज इक्वल्स टू -2, कोई एक दे दे। Now when two trigonometric equations are given simultaneously and we have to find the general value of theta, so how we solve this type of trigonometric equation? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ हमको जरूरत है, कुछ बातों की, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको हर जगह पर, बहुत जगहों पर हेल्प करेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये बात अपन सॉल्व करने के पहले, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट बता रहा हूँ, तो ध्यान से। मैंने कोई एंगल अल्फा लिया है और उस एंगल अल्फा को आपको मान लो चारों क्वाड्रेंट में लिखना है। इसी एंगल अल्फा की वैल्यू, when we have to write the value of any given angle in all four quadrants, चारों के चारों क्वाड्रेंट में मेरे को किसी एंगल अल्फा को लिखना है। मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं और वो मैं क्वाड्रेंट यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है। और यहाँ पर मैं एक्चुअल एंगल लिख रहा हूँ। एक्चुअल एंगल, तो जैसे मेरे को कोई एंगल मैंने ले लिया लेट थीटा, या थीटा की जगह अल्फा ले, लेट अल्फा बी एनी एंगल
कोई भी एंगल आप ले लो, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 कुछ भी ले सकते हैं। तो अल्फा हमने कोई भी एंगल ले लिया। अब इस एंगल अल्फा को मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में लिखना है। तो मैं चारों क्वाड्रेंट में ये एंगल अल्फा को कैसा कैसा लिखूंगा। तो मान लो ये एक्चुअल एंगल को मैंने थीटा नाम दे दिया। अब अल्फा को आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्चुअल एंगल थीटा होगा वो अल्फा के बराबर ही। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप इस अल्फा को लिखोगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसी एंगल को लिखने का तरीका है 180 माइनस एल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से ज्यादा होता है या 270 से कम होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप किसी एंगल को लिखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने का दो तरीका होता है। जब आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखा जाता है 180 प्लस अल्फा। या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने का एक और तरीका है व्हेन वी राइट इट फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये हो जाता है -5 प्लस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से लिखा जाता है। एंड व्हेन वी हैव टू राइट एनी एंगल इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। When we use the anti-clockwise direction, तो we write it 2 pi minus alpha। और जब आप इसको क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे तो थीटा का जो वैल्यू है एक्चुअल एंगल वो क्लॉकवाइज सेंस में माइनस अल्फा लिखा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के लिए we use always एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट जब आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लिखोगे तो we have two directions। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी लिख सकते हो, क्लॉकवाइज सेंस में भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज दो तरीके से लिख सकते हो। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दो दो तरीके हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऑलवेज वी यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड फोर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों यूज करते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो टेबल कुछ भी नहीं समझा। हाँ मैं इसको Yes, भी और sir. एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes, sir. चलिए, आपको जब तक नहीं समझेगा तब तक आप जाइएगा मत, मैं आपको आज समझा के छोड़ूंगा, ठीक है? आप ट्रिग्नोमेट्री इतना सारा पढ़ के आए और यदि आप ये नहीं जानते तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो आपके लिए कोई काम का नहीं। ये बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ था ही नहीं। अरे हाथ हो गया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है हमने, कैसा नहीं, ये सब पढ़ाया है। तो क्वाड्रेंट जानते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट Yes, sir. जानते हैं तो ये क्यों नहीं जानते? जानते हैं ना सर। अच्छा ये बताओ, अरे वो छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री में ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या कोई एक ही एंगल होता है जिसकी साइन की वैल्यू 1/2 है? एक एंगल होता है एक बहुत होता है, होते हैं। बहुत सारे होते हैं ना, इनफाइनाइटली मैनी। जानते हो नहीं जानते? ये जानते हैं। हाँ, एक चीज और आपने ये पढ़ी है कि साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। जानते हो कि नहीं जानते? यस सर। हाँ, cos थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, वेरी गुड। tan थीटा कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड थर्ड। और cosec थीटा कहाँ नेगेटिव है? निगेटिव सर, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पढ़ा है ना ये सब? सेकंड और फोर्थ।
अरे नेगेटिव पूछ रहा हूँ महारानी जी। So third or fourth? थर्ड और फोर्थ। जहाँ पे साइन होगा तो नेगेटिव, वहाँ पे कोसेक नेगेटिव है। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोलो हाँ ना, जानते यस नहीं सर। जानते? जानते हो। अरे जो आप ये जानते हो ना, वही तो मैंने लिखा है यहाँ। उसको और इसको आप कनेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन कनेक्ट करने के पहले भी आप ये बोल रहे हो कि ये कुछ भी नहीं समझा, तो आप ये भी समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लिया आपने? यस हो गया सर। डन? हाँ नहीं। अब आप ये समझो, ये जब तक नहीं समझेगा तब तक उठना मत आज, मत नहीं उठना तो मैं छोड़ देना। ये हट गया। ये टेबल अपन पहले फोकस करते हैं भैया, ये टेबल क्या चीज क्या बना है, क्योंकि मैंने लिखा है। पहले मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ जो आप जानते हो, जो बना दिए। 4 क्वाड्रेंट है हमारे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं, ये आप सब जानते हो। नंबरिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में की जाती है। आपने जो पढ़ा है इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आप ये बना कैसे रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? तो आप जानते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, आपको पता है? चारों क्वाड्रेंट है नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को देखिए, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा 1/2 दिया है। We given that कि साइन थीटा 1/2। अब आप में से मेरे को कौन बताएगा कि थीटा की कौन कौन सी, ये तो पता है ना भाई, साइन थीटा 1/2 होता है 2 क्वाड्रेंट में। मतलब साइन थीटा 1/2 का मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव दिया है। तो साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से 2 क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। तो अब अपन को 2 वैल्यू मिलेंगी एंगल की, एक फर्स्ट में मिलेगी और एक सेकंड में मिलेगी। तो आप मेरे को ये बताओ कि वो थीटा की कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिसपे साइन 1/2 आता है? बताओ, कोई बताएगा मेरे को? साइन 30 और साइन 30 डिग्री और 120। अबे No, थीटा sin बताना है। 120. Sin 120. 120। साइन वाइन मत बोलो, एंगल बताओ ओनली। एंगल जैसे आपने बोला 30 डिग्री, और दूसरा एंगल कौन सा है? 120 शायद से सर। 120 शायद नहीं, कंफर्म चाहिए भैया। कंफर्म कौन बता पाएगा? 30 डिग्री कंफर्म है, साइन 30 1/2 होता, आपको याद है। अब आप बताओ कि वो दूसरा एंगल कौन सा होगा जिसपे साइन 1/2 आता है? जी यस सर 120 है। 120 है। 120 नहीं है 120। लगता है सर, लगता है। लगता नहीं चलेगा। सर वो √3/2 है 120 sin 120। हाँ तो बताओ ना भाई, दूसरा एंगल कौन सा होगा? सर 170। सर शायद से 210। अगर 230 क्वाड्रेंट में पहुंच गया महाराज, 180 तक होता है दूसरा क्वाड्रेंट। सॉरी बता रहा सर 170। 170 नहीं होता जी, नहीं होता। 150। 150 पहले वो गर्ल की हाँ, आवाज आएगी। 150। नाम बताओ बेटा। आचल। आंचल। आंचल ने सबसे पहले बोला 150, और आंचल जो है वो सही सर सही है 150। अब ये जो आंचल ने बोला ना 150, अब आपको इतना समस्या क्या? ये तो पता है आपको कि साइन थीटा पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में। मेरे को 2 वैल्यू मिलेंगी, एक फर्स्ट में एक सेकंड में। फर्स्ट में तो यूं बता देते हो क्योंकि आपने लर्न कर रखा है वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक। साइन 30 1/2 तो 30 डिग्री है। बट दिक्कत ये जाती है कि जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है तो सेकंड में मैं 30 डिग्री को लिखूं कैसे? इसमें फंसता है। तो मैं ये आपको यही तो बताया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लिखेंगे। क्या लिखा है ये? पाई माइनस एल्फा। फर्स्ट में कितना आया था? थीटा का वैल्यू कितना आया था फर्स्ट में? 30 डिग्री आया था। तो एल्फा कितना है हमारा? 30 डिग्री। तो सेकंड में मैं कितना लिखूंगा? 180 माइनस 30। बताओ 180 माइनस 30 कितना होता है? 150 होता है कि नहीं? बस 150 बता दो, यही तो मैं बता रहा हूँ। आप ये सब जानते हो,
तो अब मैंने इसको और इजी कर दिया कि पहले जो अपन को दिमाग लगाना पड़ता था कि यार 30 डिग्री और सेकंड में कितना होगा, अब कई बोल रहा है 210, 170, 120, इतना मुश्किल आपको जो वहां पे जा रहा था वो मैंने अब आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे चीजें आपके लिए इजी होती जाएंगी। तो मेरे को ये पता था कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, फर्स्ट में 30 पता है और सेकंड में क्या लिखेंगे वो बताया, सेकंड में लिखेंगे 180 माइनस 30 मतलब 150। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। जीविदा कहाँ है? हाँ सर Yes, sir. अभी समझा जीविदा? Yes, sir. समझ गए थोड़ा थोड़ा। इसकी जरूरत क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये टेबल का यूज कैसे करना है वो आपको समझा। अच्छा एक और सवाल का मेरा जवाब है, जैसे अब मैं आपको लिखूं cos थीटा बराबर -12। अब बिल्कुल आप पहले सर्च कर लो फिर बताना कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यू है जहाँ पे cos -12 आता है। 60 120। कौन सा बेटा? 60 और 120। पहले तो नाम बताओ आप अपना। हाँ अंबर पे। अंबर पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखना बेटा? तो माइनस लिखा है ना, फिर वो 60 में कैसे आएगा माइनस? हाँ मैं हर से वही तो बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ तो 60 समझा, डिग्री नहीं समझा। होगा। फर्स्ट Yes, क्वाड्रेंट sir. में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपका एंगल फर्स्ट में नहीं बनेगा। 120 हाँ, 240 degree. 120 and 240. only 40, 240. 240 कौन बोल रहा है? जीविदा? Yes, sir. करेक्ट है जीविदा। 120 और 240। अब आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये भी आप कैसे निकालोगे, तो मेरी तरफ ध्यान से देखिए। cos थीटा दिया है -12, भाई पॉजिटिव दिया होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला एंगल मिलता, लेकिन ये नेगेटिव दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल मिलेगा ही नहीं। 0 से 90 डिग्री तक आंसर भूल के भी मत कर देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। सर अरे सुनो पहले मेरी बात, तुम्हारी बात बात करेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब मेरे को cos थीटा -12 दिया है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये पहचानना है कि cos नेगेटिव कहाँ कहाँ। पहले अपन उस पर टिक कर लेते हैं क्वाड्रेंट में। cos नेगेटिव होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर होगी भाई? 2 में पॉजिटिव होता है, 2 में नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव वाले टिक कर लिए 2। अब मेरा आंसर सेकंड और थर्ड में ही लिखा जाएगा, ये याद रखना, सेकंड और थर्ड के बाहर मत लिखें। अब लिखे कैसे, तो वो मैंने आपको बताया, ये देखो। अब आप ये नेगेटिव वाले में हमेशा ये किया करो, साइन को भूल जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर लें कि cos 1/2 कितने एंगल पे होता है, तो cos 1/2 होता है 60 डिग्री। यदि ये +1/2 होता तो हमारा आंसर 60 डिग्री जरूर आता। ठीक है, तो अभी साइन को हटाना है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 60। अब मैंने अल्फा कितना ले लिया 60। अब ये 60 डिग्री को मेरे को जो आंसर करना है तो सेकंड और थर्ड में करना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। एक एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जो लिखा जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा एंगल होगा 180 माइनस 60 विच इज 120। एक एंगल आता। अब अपन जानते हैं कि ये नेगेटिव थर्ड में भी होता है, थर्ड में एंगल को कैसा लिखते हैं 180 प्लस, क्या लिखेंगे 180 प्लस 60, ये कितना हो जाता है 240। ये है दो आंसर 120 और 240। अब आप बताओ, आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें? सर नो डाउट। हाँ, और किसी बच्चे को कुछ भी पूछना आप पूछ लो बेटा बिंदास, क्योंकि सर आगे फिर फिर cos
हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 आएगा ना। हाँ, यदि पॉजिटिव दिया होता तो फिर अपन उसको फर्स्ट और फोर्थ में लिखते, फर्स्ट में 60 लिखते और फोर्थ में 300 डिग्री लेते। यदि पॉजिटिव दिया होता तो आंसर हमारा 60 और 300 डिग्री होता। नेगेटिव दिया है तो हमारा आंसर 120 और 240 होगा। अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को? अरे हाँ ना तो बोलो, कोई डाउट है कि नहीं? नो सर। No, sir. चलिए, अंकित समझ गया बेटा? अंकित कुमार तो आजकल लिखा पढ़ी ज्यादा कर रहे हैं, बोलते नहीं है, लिख लिख के जवाब देते हैं। अंकित कोई डाउट है? अंकित कुमार उठो, नींद लग गया क्या? अंकित की आवाज ही नहीं आ रही, माइक गया शायद। चलिए ठीक है, आंचल तुमको कोई डाउट? आंचल शेंडे, चलो ठीक। मैं और अभी आपको, अब ये तो मैंने बताया कि ये टेबल की जरूरत क्या है। इससे अपन को जो अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेंट में एंगल लिखने के लिए भी यूज दिस टेबल। बहुत जरूरी टेबल है, बहुत जगहों पर यूज होती है, एकदम नोट लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो इसका है, पट्टू से स्क्रीनशॉट मारो, डाला ना फाइल का। अरे साहिल हो गया क्या? हाँ चलिए, अब आप और समझो जरा। नेक्स्ट थिंग ये है, जब मैंने जो आपको बताया ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लिखना है तो कौन सा डायरेक्शन यूज करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कोई एंगल बनाया अल्फा, और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन को यहाँ पे लिखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करेंगे। अब एंगल आपको सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल इस तरीके से बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी अपन डायरेक्शन कौन सा यूज करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा बनाया तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल को अपन कितना लिखते हैं? 180 माइनस अल्फा। हमेशा इस तरीके का। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब अपन कोई एंगल का फॉर्मेशन करेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो एंगल को आप 2 डायरेक्शन से लिख सकते हैं। When we use the anti-clockwise direction, जब अपन ये डायरेक्शन यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जाना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करेंगे तो आप देखोगे जब 0 से चलना शुरू करोगे तो 90, फिर 90 के बाद ये 180 और फिर 180 के बाद ये 180 से ज्यादा आ रहा है, 180 प्लस हो जाएगा। तो जब अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अपन एंगल को क्या लिखेंगे? पाई प्लस एल्फा, पाई प्लस एल्फा। और अब मेरे को इस एंगल तक पहुंचना है तो इस एंगल के लिए अपन क्लॉकवाइज सेंस भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं एंगल ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे करके भी अपन इसी एंगल पे पहुंचेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अब अपना ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 180 प्लस। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को किसी एंगल को लिखना है तो
थर्ड क्वाड्रेंट में किसी एंगल को मैं दो डायरेक्शन में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक और आपको एग्जांपल बताऊं, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे 210 डिग्री हो, तो आप 210 डिग्री को क्या क्या लिख सकते हो? तो 210 डिग्री कैन बी रिटन 180 प्लस 30, और 210 डिग्री का जो वैल्यू होगा, यदि अपन क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में 210 डिग्री जो बन रही है, तो क्लॉकवाइज सेंस के लिए कितना बनेगा एंगल? वो आपका बनेगा माइनस का 180 और प्लस उसमें 30 ऐड कर देंगे, माइनस 180 प्लस 30, मतलब ये कितना हो जाएगा? माइनस 150। तो 210 डिग्री यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो 210 बनेगा, और यदि इसी 210 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो ये माइनस 150 बनेगा। और आप 210 और 150 को ऐड कर दो तो आपको 360 डिग्री मिल जाएगा, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्चुअली बात ऐसी है, मेजर और माइनर आर्क आपने पढ़ा है ना सर्कल का, तो ये जो सर्कल का आप ये समझ लो, जब 100 देखिए सेमी सर्कल है, तो जब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब ये मेजर आर्क हो गई सर्कल की, तो मेजर आर्क यदि ये एंगल मेजर आर्क का यहां से यहां तक ये सेंटर है सपोज, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि ये जो एंगल बना हुआ है, यदि ये एंगल यहां से लेके यहां तक, यदि यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 210 डिग्री है, तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो रिमेनिंग एंगल होगा ये कितना होगा? तो 360 में 210 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 150। तो ये एंगल होगा 150। अब ये 150 को यदि आप क्लॉकवाइज सेंस में लिख रहे हैं तो क्लॉकवाइज के लिए सेंस ऑफ एंगल क्या होता है? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए सेंस ऑफ एंगल कितना होता है? 210। बात वही है, आप प्लस 210 लिखो या माइनस 150 लिखो, दोनों बातें बराबर, लिखने का तरीका अलग है, वे ऑफ डायरेक्शन अलग है। एक हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखा है और एक अपन ने क्लॉकवाइज सेंस में लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज में इट इज 210 एंड क्लॉकवाइज सेंस में इट इज -1। तो ये दो तरीके हैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल। अभी समझ में आया थर्ड क्वाड्रेंट में? कोई डाउट है किसी बच्चे को? आना तो बोलो, आना तो बोलना पड़ेगा। 150 नो सर, नो डाउट, बट थोड़ा सा डाउट है क्या डाउट है? सर। ये जो आपने डायग्राम निकाले है ना, हाँ ये थर्ड नंबर की, हाँ, ये वो नहीं समझी। ये वो नहीं सर, उसकी बाजू वाली। ये आप बोलो ना, तो इसमें क्या हुआ? सर वो पाई प्लस अल्फा वाला। देखो, आपको जैसे मैंने बताया कोई एंगल मैंने दिया है 30 डिग्री, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 30 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आपका जब लिखा जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने के लिए अपन दो डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 30 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखो, तो फिर आप ये पूछना कि सर मैं एंटी क्लॉकवाइज आपको बताऊं कि क्लॉकवाइज सेंस में बताऊं? मैं बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज में बताओ, तो आप बताएंगे 180 प्लस 30। अब मैं आपको बोलूंगा कि क्लॉकवाइज बताओ, तो आप बोलोगे -180 प्लस 30। नहीं समझा। समझ में? तो दो डायरेक्शन होती है थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को पहुंचना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज से भी जा सकता हूँ और क्लॉकवाइज सेंस में भी जा सकता हूँ। और आपने ये देख लिया कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो न्यूमेरिकली आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 210। जबकि आप उसको क्लॉकवाइज बनाए थे तो आपको 150 चलना पड़ता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के लिए फर्स्ट क्रॉस करना है, सेकंड क्रॉस करना है, तब जाके थर्ड में जाओ। जबकि आप उसको क्लॉकवाइज से बनाओगे तो आपको केवल फोर्थ क्रॉस करना है और आप थर्ड में पहुंच जाओगे। तो इसलिए थर्ड के लिए दो डायरेक्शन दी गई, फर्स्ट और सेकंड में
यदि आप क्लॉकवाइज जा दोगे तो एंगल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट और सेकंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कवर करो, और जब थर्ड और फोर्थ की बारी आए तो उसमें आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन से एंगल बनाओ। और कोई डाउट? ओके। सांगा सांगा, और कोई डाउट है क्या? यामिनी समझ गया तुमको? यामिनी पांडे है कि नहीं? यस सर, समझ गए हम। ओके, तो मूविंग नो ऑन सर, बस स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं, अभी एक मिनट रुक जा बेटा, एक और फोर्थ डायग्राम बना रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब मान लो जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल लिखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये एंगल बना फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये एंगल मेरे को जो है, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी पहुंच सकता हूँ और क्लॉकवाइज सेंस से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आपका कितना लिखा जाएगा? ये पूरा आप जानते हो 2 यहाँ पाई से माइनस यहाँ, थीटा। हाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक अराउंड 360 होता है, 360 माइनस अल्फा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन इसको 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। और यदि आप किसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो आपने इसमें एंगल की वैल्यू क्या लेनी है? अल्फा, ताकि इसमें ऐड करो तो 360 हो जाए। तो एंगल का वैल्यू तो अल्फा लेंगे, बट क्लॉकवाइज है इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस। तो सामने प्लस या माइनस यदि लगा है तो सामने का जो प्लस या माइनस है केवल आपकी डायरेक्शन बताता है। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और माइनस का मतलब सामने लगने का कि आपसे जो एंगल बनाया गया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है। प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं और माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से लिखा जाता है, या तो 2 पाई माइनस अल्फा या फिर माइनस। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड और फोर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन है, ये दो वैल्यू। ठीक है, तो ये है टेबल, और ये मैंने टेबल के थ्रू आपको कुछ वैल्यू समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी वो 300 डिग्री वाला आ रहा था ना, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 300 डिग्री को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखोगे तो 300 डिग्री जो है वो आपका लिखा जा सकता है 270 प्लस 30, या इसको ऐसा लिखने जैसा लिखा 360 माइनस 60, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? ओनली माइनस 60। अल्फा यहाँ पे 60 है, तो 360 माइनस 60 या फिर ओनली माइनस। मतलब कहने का ये है कि आप cos 360 माइनस 60 कैलकुलेट करो और आप cos माइनस 60 कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। जब आप इस पे cos लगाएंगे दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल। अभी अपन जब और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पहले नोट कर लीजिए, कोई और डाउट है तो पूछिए, स्क्रीनशॉट ले। चलें, सो एट द लास्ट जो अपन ने क्वेश्चन उठाया था मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ कि हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। और कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अब वो थ्योरी का क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आप देखिए। ठीक है अनुराग, चले आगे, अनुराग खरे। हाँ सर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब वो क्वेश्चन आप एक देखो, इसका सॉल्यूशन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करना बेटा।
क्वेश्चन रिपीट करो। सर साइन तो 1/2 सॉल्यूशन अपन इसका करेंगे। क्या था क्वेश्चन? साइन 1/2 साइन थीटा 1/2 और cos थीटा -√3/2 -√3 पर। So we have to find the solution, the value of theta। इसके लिए साइन 1/2 आता हो और cos -√3/2 आता। अब अपन को इस तरीके के क्वेश्चन का the solution of trigonometric equation when two equations are given simultaneously। जब आपको दो इक्वेशन एक साथ दे देंगे तो अपन उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपने पहला स्टेप ये है कि आप वो क्वाड्रेंट मेरे को बताओ जहां पर साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव। क्योंकि साइन पॉजिटिव दिया है और कॉस नेगेटिव दिया है, तो वो क्वाड्रेंट बताओ जहां पे साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा, ये पक्की बात है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप हो गया बाय द गिवन क्वेश्चन, ये हो गया थीटा बिलोंग्स टू दी सेकंड क्वाड्रेंट। इसको मैंने टिक मार कर दिया। यहाँ पर मेरे को एंगल लिखना है, ठीक है। पहली स्टेप क्लियर हो गई आपको। जो दो इक्वेशन देंगे उनके साइन देख के आपने क्वाड्रेंट फिक्स कर देना है, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आए। क्योंकि मेरे को यहाँ साइन पॉजिटिव दिया था और कॉस नेगेटिव दिया था, एक ही क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, वो है सेकंड। सेकंड पे टिक कर दी। क्लियर हो गई बात? पहला स्टेप समझ गया सभी को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आप साइन भूल जाओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कौन साइन पॉजिटिव दिया कि कॉस नेगेटिव दिया कि कॉस पॉजिटिव दिया था, ये सब भूल जाओ। साइन का काम खत्म हो गया, क्वाड्रेंट लगा दिया ना अपन ने, साइन का काम खत्म। अब आप ये बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 आता है और कॉस का वैल्यू √3/2 आता है। बताइए at which value of theta sin। हेलो, आवाज आ रही है अभी? नो सर, यस सर। यस Okay, सर, okay। अभी आ रही। चलिए, ये जो टिक मार्क किया ये समझ गया आप सभी को? मतलब हमने यहाँ पर लिखा है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, तो आपका आंसर है सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा बिलोंग्स टू सेकंड हो गया। इतनी बात क्लियर है सभी को? आयुषी समझ गया ये? यस सर। आयुषी क्लियर है इतना? हाँ सर। ओके, चलिए। अब आपका साइन का काम खत्म हो गया, इसलिए अब आप ये छोड़ दें कि साइन पॉजिटिव दिया कि कॉस नेगेटिव दिया, ये मैंने साइन छोड़ दी है, ठीक है। अब अपन केवल बात इस पे कर रहे हैं कि थीटा की वो वैल्यू मेरे को बताओ, थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे साइन 1/2 आता है और कॉस √3/2 आता है। The value of theta at which sine is 1/2 and cos is √3/2। साइन छोड़ दो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है थीटा की। 13 हाँ हर्ष बोलो, क्या बोला हर्ष? 30 साइन 30 डिग्री, वेरी गुड। तो हमारा जो थीटा का वैल्यू होगा वो होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जब दो इक्वेशन एक साथ देंगे तो आपने थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालना है। तो सर बट 30 कैसे लेंगे हम? अरे ये 30 डिग्री न्यूमेरिकली बोल रहा हूँ। साइन का काम तो खत्म हो गया, अपन ने सेकंड क्वाड्रेंट पे टिक कर दिया। अपन को कौन से क्वाड्रेंट में लिखना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन प्लस दिया कि माइनस दिया उसको भूल जाओ क्वेश्चन में। अब मेरे को ये बताओ
कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन 1/2 आता है और कॉस √3/2 30 30 डिग्री आता है ना। अपन को एंगल बस पता करना है, साइन की बात छोड़ दो, केवल एंगल बताओ कि ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल एंगल है जिसपे साइन 1/2 और कॉस √3/2 आता है, तो वो है 30 डिग्री। तो मेरे को 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है, यही होगी ना बात। 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है। So we have to write 30 degree in second quadrant. अब आप ये बताओ कि 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाता है? 150 बताया ना, 180 माइनस 30 कर दोगे तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 150। तो 150 डिग्री है। अब 150 डिग्री को पाई के टर्म्स में कोई बता सकता है? 150 पाई में कितना होता है? रेडियन में 150 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो कितना आएगा? 5/6। ओके ओके, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 5π/6। ठीक है। अब मेरे को जनरल वैल्यू लिखनी है, तो इसको जनरलाइज करने के लिए अपन इसमें 2nπ ऐड करते हैं। ये है आंसर। एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले क्वाड्रेंट पे टिक करना है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है थीटा की। उसके बाद तीसरा स्टेप, वो थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू को उस क्वाड्रेंट में लिख देना। वो क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो 30 डिग्री आता, सेकंड में 180 माइनस 30, थर्ड होता तो 180 प्लस 30 लिख देते, और फोर्थ होता तो 360 माइनस 30 लिख देते। ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री को अपन ने इस क्वाड्रेंट में लिखना है, ये एंगल को लिखना है। तो ये एंगल को अपन ने क्या लिखा? पाई माइनस π/6। कितना आया? 5π/6। अब मेरे को इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना था, तो जनरलाइज करने के लिए बस फाइनल आंसर में 2nπ ऐड कर देते। तो 2nπ कब ऐड करना है? जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ है। तो पहले थीटा निकाल लो और एकदम फाइनल स्टेप में 2nπ ऐड करना। ये अपना जनरल सॉल्यूशन। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अभी 2-3 सवाल इस पे बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर हमारा अभी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन का मैथ से। हाँ ठीक है, मतलब छोड़ ही रहे हैं इसको। स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया सर। ओके, चलिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। इस क्वेश्चन को एक बार और मैं कल रिवाइज करूंगा। ठीक है, ओके सर। तो कल मिलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय। बाय सर। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय एवरीबॉडी। अनुराग है सर। मैं तो रहता ही। अरे अब जाओ ना। सर आप तो जाओ। कभी जाएंगे ना? तुम लोगों सर का आपको बेसिक कैलकुलेशन छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही सर। तुमको बेसिक कैसे कैलकुलेशन छोड़ का के जा क्लास सकते? करना था ना।